हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। आज की इस क्लास में हम देखिए एसएससी सीजीएल 2024 का टायर 1 का प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके टॉप 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी बच्चे सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, या फिर सीजीएल का जिनका मेंस है अभी 2024 वाला जनवरी में, तो उनके लिए, और जो अभी सीजीएल एसएससी का जो जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, और इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, और हिंदी इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों को ही। क्लास को आपको कंप्लीट देखना है, तभी आप इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डेली क्लासेज आ रही हैं, पीवाईक्यू हम एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है भाई, और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, और देखिए आज का जो सेशन 900 की क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है। आज का जो सेशन है ये 3 शिफ्टों का एक साथ सॉल्यूशन है। अगर किसी को शिफ्ट वाइज भी देखना है तो वो भी मैंने डाल रखा है। ठीक है, जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 या 2x की स्पीड पे क्लास को देख सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी आप मेरे साथ क्वेश्चंस का ट्राई करिए, मॉक टेस्ट की तरह इस सीरीज़ को लगा सकते हैं आप। और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाएं और अपना जो स्कोर है कमेंट सेक्शन में लिखें कि 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। 75 के 75 क्वेश्चंस करने हैं आपको। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर के नाम से चैनल है। तो ठीक है, यूट्यूब और टेलीग्राम पे दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाएंगी क्लासेस की, और डेली क्लासेस आ रही हैं हमारी। पीवाईक्यू हम किसी का भी नहीं छोड़ रहे। सीजीएल का तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 क्लासेस और बच रही हैं इसकी, तो मैं वो कंप्लीट कर दूंगा। सीएचएसएल का, एमटीएस का, और अभी जो स्टेनो का पेपर हुआ है उसका भी मैं पीवाईक्यू डाल रहा हूँ। जीके जीएस का आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं सारा जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें भाई, ताकि उन्हें भी जो सीरीज चल रही है इसका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, जीएस में कम मार्क्स बनते हैं बच्चों के, तो पीवाईक्यू तो पढ़ के जाते नहीं है ढंग से, इस वजह से तो आपको पीवाईक्यू के लिए मैंने पूरी सीरीज चला रखी है। आपको पीवाईक्यू कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो डियर एस्पिरेंट, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। AR रहमान गुलजार एंड वॉन द 52nd एनुअल ग्रेमी अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर सॉन्ग जय हो। तो AR रहमान गुलजार और तीसरे पर्सन का नाम पूछ रहा है, ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक ग्रेमी पुरस्कार जीता। तो कौन से हैं वो तीसरे पर्सन, तो वो है तन्वी साहा। तो AR रहमान, गुलजार और तन्वी साहा ने जो 52वां एनुअल ग्रेमी अवार्ड है वो जीता। तो इसका आंसर है सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो जो अवार्ड है ये ग्रेमी अवार्ड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन म्यूजिक इंडस्ट्री, तो देखिए किसके लिए दिया जाता है, तो संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और किस कंट्री में दिया जाता है, तो यूएसए में। और किसके द्वारा, रिकॉर्डिंग अकादमी है यूएसए की, उसके द्वारा दिया जाता है ये। और पहली बार जो अवार्ड दिया गया था वो 1959 में दिया गया था। डेट आपको याद नहीं रखनी है, ईयर याद रख लें आप, 1959 में। ठीक है, और इस बार के 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं ये। एंटरटेनमेंट अवार्ड हैं यूएसए के। ठीक है, 4 कैटेगरीज में दिया जाते हैं। तो अकादमी अवार्ड जो दिया जाता है वो फिल्म्स में दिया जाता है। एमी अवार्ड दिया जाता है टेलीविज़न के लिए, टेलीविज़न की फील्ड में। और टोनी अवार्ड जो दिया जाता है वो थिएटर की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है भाई, अकादमी अवार्ड फिल्मों के लिए, एमी पुरस्कार टेलीविज़न के लिए, और टोनी पुरस्कार थिएटर के लिए। ये पूछे हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि अवार्ड और एसोसिएट किससे है, किस फील्ड में दिया जाता है। तो इस बार तो जो दिया जाएगा, जो ग्रैमी अवार्ड है, 67th अवार्ड है ये। ठीक है, 94 कैटेगरीज में दिया जाता है ये, और अभी दिया जाएगा 2025 में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है अवार्ड्स के बारे में। यूएसए के एंटरटेनमेंट्स अवार्ड हैं, और देता कौन है, यूएसए की रिकॉर्डिंग अकादमी देती है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। तो ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं, और आपको इसका नाम ध्यान रखना है, AR रहमान, गुलजार और तन्वी साहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। डियर एस्पिरेंट, रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर दिल्ली सल्तनत हु असेंडेड द थ्रोन इन। तो रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो सिंहासन पर बैठी।
तो आपको बताना है ये कब बैठी। देखिए वेरी क्लोज ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, 38, 36, 41 और 42। तो आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। तो ये सिंहासन पर कब बैठी थी, तो 1236 एडी में बैठी थी। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है आपको। इल्तुतमिश की बेटी थी ये, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है भाई। और रजिया सुल्तान, देखो रजिया सुल्तान असेंडेड द थ्रोन ऑफ दहली सल्तनत इन 1236 1236 आफ्टर हर हाफ ब्रदर रुकनुद्दीन फ़िरोज़। से पहले रुकनुद्दीन फ़िरोज़ था, और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को हटाकर रजिया सुल्तान बैठी थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ये भी इल्तुतमिश का बेटा था, रुकनुद्दीन फ़िरोज़। और देखिए जो इसका संस्थापक था, जो जिसने इस डायनेस्टी जो एस्टेब्लिश की थी, तो जो ये दहली सल्तनत है, दहली सल्तनत इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऐबक ने की थी। और कब से कब तक थी चली थी ये दिल्ली सल्तनत, तो ये थी 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनका बेटा आया था आराम शाह ने कुछ टाइम तक ही बस रूल किया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने कब्जा कर लिया था, और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया था दिल्ली की। फिर इसका बेटा आया था, फिर इसके बेटे के बाद आई थी रजिया सुल्तान येरी। ठीक है भाई। शी इज़ ओनली फर्स्ट एंड लास्ट रूलर थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। सिर्फ सिंगल एक ही थी फीमेल रूलर। ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत चली। एक बार मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। देखो दिल्ली सल्तनत ये थी 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है भाई। इसके बाद आई थी खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी कब थी, 1290 से लेके और 1320 तक। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आया था कौन, तुगलक डायनेस्टी, तो 1320 से लेके और 1414 तक, 1414 तक इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आए थे सैयद डायनेस्टी, तो ये 1414 से लेके और 1451 तक। और लास्ट वाली जो डायनेस्टी थी ये थी लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके और 1526 तक। तो ये आपको क्रोनोलॉजी पूछी गई है ये एग्ज़ाम में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई। तो इसकी एग्जैक्ट डेट पूछ रखी है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली सिंगल रूलर थी, फीमेल रूलर, जिसने दिल्ली पर राज किया था। ठीक है। और इसको कैथल में मार दिया गया था। कैथल में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। बाय विच नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया आर दी डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी, ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल कनेक्टेड। तो किस राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे द्वारा भारत के महानदी और ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा चैनल और पूर्वी तट नहर जुड़े हुए हैं। तो कौन सा जो है नेशनल वाटरवेज है ये, जिससे महानदी, ब्राह्मणी नदी और जो डेल्टा चैनल है पूर्वी नहर के, जो है कि ईस्ट कोस्ट कैनाल जो कनेक्टेड है, तो आपको बताना है कौन सा है ये नेशनल वाटरवे। तो ये है नेशनल वाटरवे 5। अब इन दूसरों के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, जो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है वो 1620 किलोमीटर का है, और इसमें देखिए जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से लेके हल्दिया वेस्ट बंगाल तक जाता है ये। ठीक है। इसमें कौन कौन सी रिवर हैं, तो गंगा, भागीरथी और हुगली, 3 रिवर्स हैं। आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और पूछा भी गया है। नेशनल वाटरवे 5, तो ये 623 किलोमीटर का है। बाकी वाटरवेज है और रन थ्रो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और इसमें ब्राह्मणी नदी, महानदी डेल्टा, मताई रिवर ये भी है इसमें इंक्लूड, और ईस्ट कोस्ट कैनाल है। तो ये 4 रिवर हैं इसमें, ब्राह्मणी, महानदी, मताई और ईस्ट कोस्ट कैनाल। उसके अलावा नेशनल वाटरवे 3 है जो इज़ ऑन द वेस्ट कोस्ट कैनाल और चंपाकरा कैनाल, और तीसरे है उद्योग मंडलम कैनाल, केरला में है ये नेशनल वाटरवेज 3। वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपाकरन कैनाल और उद्योग मंडलम कैनाल। नेशनल वाटरवेज 2 891 किलोमीटर का है। स्ट्रेच ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर,
तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, रन्स फ्रॉम दी सादिया टू धुबरी आसाम में। तो ये नेशनल वाटरवेज 2 के बारे में भी ध्यान रखें, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, ब्रह्मपुत्र न्यूज़ में है, तो आ सकता है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है भाई। तो ये होता है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो सादिया टू डुबरी तक है आसाम में, और ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल वाटरवेज 1, 3, 2 और 5 चारों पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में। ये हिंदी वालों के लिए मैंने दे रखा है, आप एक बार देख लें, पढ़ लें। जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बस हिंदी में लिखा है। ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। द वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इन द ईयर proposed a new intermediate monetary aggregate to be referred to as NM2। तो किस ईयर में किसकी अध्यक्षता में कार्यदल ने एक नई मध्यवर्ती मौद्रिक नीति का प्रस्ताव किया है, कुल को NM2 के रूप में संदर्भित किया जाना है। तो आपको बताना है किसकी अध्यक्षता में और कब किया है। तो ये है इसका जो आंसर है, डॉक्टर YV रेड्डी 1998 में। ठीक है, जो वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे इस टाइम में, जो इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट के लिए बनाया गया है NM2। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये है ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर YV रेड्डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इन द ईयर प्रपोज्ड अ न्यू इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट टू बी रेफर्ड टू एज NM2। तो किस ईयर में किसकी अध्यक्षता में कार्यदल ने एक नई मध्यमवर्ती मौद्रिक नीति का प्रस्ताव किया है, कुल को NM2 के रूप में संदर्भित किया जाना है। तो किसकी अध्यक्षता में और कब बना, तो ये डॉक्टर YV रेड्डी 1998 में बना। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं वर्किंग ग्रुप के बारे में। द वर्किंग ग्रुप ऑन मॉनेटरी सप्लाई एनालिटिक्स एंड मैथडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन चेयर्ड बाय डॉक्टर YV रेड्डी प्रपोज्ड द इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट NM2 इन जून 1998 में। तो डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में मुद्रा आपूर्ति पर कार्य समूह विश्लेषण और संकलन की कार्य प्रणाली ने जून 1998 में मध्यमवर्ती मौद्रिक कुल NM2 का प्रस्ताव रखा। अब NM2 देख लेते हैं। द NM2 इज कैलकुलेटेड एज NM1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट्स, टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये इसका कैलकुलेशन है। NM2 की गणना NM1 प्लस निवासियों के अल्पकालिक समय जमा, बचत जमा के समय देता भाग और जमा प्रमाण पत्र के रूप में की जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। और सी रंगराजन जी, ये देखिए पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए बनाई गई थी कमेटी, पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। अब देखिए ये वाले भी पूछता है आपसे M1, M1, M2, M3 और M4। M1 और M2 नैरो मनी है, M3 और M4 ब्रॉड मनी है। ऐसे पूछ लेगा आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, नैरो मनी और वो है ब्रॉड मनी, M3, M4। तो आपको मैंने दे रखा है, एक बार पढ़ लें इसको, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, पूछ भी सकता है, फॉर्मूला पूछ रहा है SSC। तो इसकी जो लिखा हुआ डेफिनेशन है उसको आप एक बार देख लें, इसके फार्मूलाज पूछ सकता है। ठीक है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, दोनों के लिए दे रखा है मैंने। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। डायरेक्टली पूछेगा यहाँ पे जो है ना, ये डायरेक्टली पूछेगा M1 का फार्मूला, M2 का फार्मूला, M3 का, M4 का या M4 का। तो यहाँ से पूछ लेगा आपको नैरो मनी कौन सा है या ब्रॉड मनी कौन सा है, ऐसे पूछता है SSC। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द तदोबा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो तदोबा अंधेरी एक नेशनल पार्क है। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है, तदोबा अंधेरी है वैसे इसका नाम, तदोबा अंधेरी। तो ये है तदोबा जो नेशनल पार्क है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पेंच, पन्ना, माधव नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है। बांधवगढ़, ये सब नेशनल पार्क है यहाँ पे। केरल में पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क।
टाइगर रिजर्व भी है ये, टाइगर रिजर्व, ठीक है। और महाराष्ट्र का आपको पता ही है तदोवा नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। विच फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज टू यू व्हेन यू सी योर कॉलेज फ्रेंड्स स्टार्ट फाइटिंग विद द कैंटीन पर्सन व्हेन ही पास्ड अ फ्यू एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट्स। तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं जब उसने कुछ धर्म विरोधी बयान दिए थे। तो कौन सी आप फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो करेंगे उस टाइम पे? तो वही हारमनी और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को फॉलो करेंगे हम, उनका झगड़ा छुटाएंगे सबसे पहले तो, है ना। तो यहाँ पे सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। यहाँ पे रिच हेरिटेज की कोई बात नहीं हो रही है उनके संरक्षण के लिए, तो ये हम फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। और एनवायरनमेंट की भी कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, जहाँ पे हम हारमनी और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना को जगाना है और सद्भाव जगाना है हमें एक दूसरे में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं वर्ड एसोसिएशन से। तो ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, टू प्रमोट हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। अब देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो पार्ट 4A में है। कितनी बार बता दिया जा चुका है ये, और ये काफ़ी टाइम रिपीटेड है एसएससी में, और आर्टिकल 51A में है। और ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये आई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तब ये हमने ऐड करी गई थी। और देखिए किस जो देश है उससे इंस्पायर्ड होके, तो यूएसएसआर से इंस्पायर्ड होके हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी हैं। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो एक कमेटी आई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इतना आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इतनी बार रिपीट कर दिया है ये क्वेश्चन मैंने, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ठीक है। और बहुत बार एसएससी ने पूछ भी लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ऐसे आपको एलिमिनेट भी करना आना चाहिए क्वेश्चंस को, अगर नहीं आता है, कन्फ्यूजन है तो वर्ड एसोसिएशन से, ठीक है भाई। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज दी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है कब हुई थी। तो ये हुई थी 1920 में। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC फर्स्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन थी इंडिया की। किसने फाउंड की थी? तो लाला लाजपत राय ने फाउंड की थी 1920 में। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और मद्रास लेबर यूनियन 1918 में, ये BP वाडिया ने, तो ये आपको ध्यान रखना है, BP वाडिया ने फाउंड की थी 1918 में मद्रास लेबर यूनियन। और मजदूर महाजन 1920 में किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी महात्मा गांधी जी ने। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और एक बना था मद्रास महाजन सभा। तो ये आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी, उससे पहले था ये ऑर्गेनाइजेशन मद्रास महाजन सभा। तो आप इसकी डेट मेरे को बताएंगे कि कब ये बना था, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है। तो इतना आपको ध्यान रखना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में, मद्रास लेबर जो यूनियन है, और मजदूर महाजन जो बना था। ईयर याद रखना है आपको, और किसने बनाया था, तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हु फाउंडेड दी आर्य समाज इन मुंबई 1875? तो 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो 1875 में तो मुंबई में थी, इनकी जो स्थापना करी थी मुंबई में। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो ओरिजिनल नाम था वो मूल शंकर तिवारी था, मूल शंकर तिवारी। और इनकी जो रचना है वो है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने स्वदेशी सबसे पहले इसी में दिया था, स्वदेशी, ठीक है। सेल्फ रूल, होम रूल। और इसी सत्यार्थ प्रकाश का जो स्वदेशी का जो नारा है, सबसे पहले देखिए जो INC का सेशन हुआ था 1906 में, ठीक है, कोलकाता में,
जिसको हेड किया था दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। तो वहाँ पे दिया था ये स्वदेशी का, सबसे पहले आया था जो आईएनसी के जो 1906 का सेशन हुआ था कोलकाता में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती जी के बारे में। गो टू, और इन्होंने कहा था बैक टू वेदास, बैक टू वेदास का नारा इन्होंने दिया था, स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, ये भी इन्होंने ही दिया था। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ठीक है भाई। तो और एक जो है डीएवी कॉलेज जो खोले थे, डीएवी स्कूल्स, वो हंसराज ने खोले थे, हंसराज, हंसराज, इसका ध्यान रखना है आपको। पहला जो स्कूल खोला था हंसराज जी ने खोला था। देवेंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी बोधिनी सभा, तो ये था 1839 में इसके फाउंडर थे तत्वबोधिनी सभा का। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद, इनका जो नेम था वो था नरेंद्र दत्ता, नरेंद्र, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, नरेंद्र दत्ता। ठीक है। और नेशनल यूथ जो डे है वो 12 जनवरी को है, मनाते हैं हम, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है ये, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं। और रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, इनकी स्थापना करी थी 1897 में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की। और इनके गुरु थे परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी थे, रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में। और इन्होंने देखिए वर्ल्ड रिलीजियस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड रिलीजन, कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड रिलीजन, शिकागो में जो हुई थी, शिकागो, ये 1893 में इनमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है भाई। बाकी राजा राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा को एंड करवाया था, इनके काफ़ी एफर्ट थे। 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने, लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक है इसका नाम वैसे। ठीक है। और इनका देखिए आत्मीय सभा, आत्मीय सभा इन्होंने ही बनाई थी, ये बनाई थी 1814 में। उसके अलावा इन्होंने एक समाज दिया था, कौन सा समाज था वो बताइए आप, मेरे को अभी स्लिप हो गया दिमाग से। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, कई बार कोई चीज़ें एकदम से ना आती हैं दिमाग में और फिर चली जाती हैं। तो ब्रह्मो सभा, सभा था इसका नाम, सभा, समाज तो बाद में बना था ही। तो ब्रह्मो सभा कब बनी थी, तो 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी ने ही बनाई थी। और जो राजा का टाइटल है इन्हें, जो राजा का टाइटल है, राजा का जो टाइटल है अकबर सेकंड ने दिया था, अकबर सेकंड, ध्यान रखना है, अकबर नहीं लगा के आना है, अकबर सेकंड। पूछे हुए क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, तो इसका जो आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डू रेड एल्गी रिप्रोड्यूस, तो लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस विधि से जनन करते हैं। तो आपको बताना है जो रेड एल्गी हैं कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कौन से मेथड से, तो वो होते हैं फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है भाई, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं, जो रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली विया फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअली विया नॉन मोटाइल स्पोर्स, सेक्सुअली विया नॉन मोटाइल गैमेट्स एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इज ओगेमस। तो लाल शैवाल आमतौर पर विखंडन के माध्यम से वानस्पतिक रूप से प्रजनन करते हैं, गैर प्रेरक बीजाणुओं के माध्यम से, अलैंगिक रूप से, गैर प्रेरक युग्मकों के माध्यम से, यौन रूप से, और यौन प्रजनन ओगामस होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो लाल शैवाल आमतौर पर विखंडन के माध्यम से वानस्पतिक रूप से प्रजनन करते हैं, गैर प्रेरक बीजाणुओं के माध्यम से, अलैंगिक रूप से, गैर प्रेरक युग्मकों के माध्यम से, यौन रूप से, और यौन प्रजनन ओगामस होता है इनमें। एन एल्गी इज़ अ लिविंग यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, यूजुअली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया। एल्गी आर ग्रुप्ड इनटू किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। इतना आपको ध्यान रखना है एल्गी के बारे में। एक शैवाल जीवित यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषक
जीव है जो आमतौर पर नम क्षेत्रों में उगाया जाता है। शैवाल को किंगडम प्रोटिस्टा के समूहीकृत किया गया है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को एंड किया था, अभी बताया मैंने आपको। सती प्रथा को एंड किया था 1829 में, इतना आपको ध्यान रखना है। बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट आया था, यही लेके आए थे 1829 में, राजा राम मोहन रॉय जी के एफर्ट के बाद। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने कॉर्नवालिस कोड दिया था, कोड था जिसमें क्या था, देखिए पुलिस रिफॉर्म किए थे इन्होंने, पुलिस रिफॉर्म और परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड वेलेजली ने देखिए डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स सब्सिडरी अलायंस लेके आए थे, सब्सिडियरी अलायंस इन्होंने ही दिया था। ये सब्सिडियरी अलायंस वाला जो फॉर्मूला है यही लेके आए थे, ये पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी ये डलहौजी लेके आया था, डलहौजी, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, डलहौजी। लॉर्ड रिपन मैंने बता ही दिया है आपको, बाकी ये हो गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों पे ध्यान दें आप कृपया करके। डियर एस्पिरेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, और अपना स्कोर ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी लिखें आप कमेंट सेक्शन में, मज़ा आ रहा है क्लास लेने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, तो नॉट पे ध्यान रखना है एसएससी वालों। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन पढ़ते टाइम नॉट को नहीं भूल जाना है आपको। तो इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो देखिए एक बार आंसर और ट्राई करिए इसको लगाने का। हीटिंग ऑफ द आयरन रोड टू रेड हॉट, तो ये है भाई फिजिकल चेंज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फॉर्म है, साइज़ है, कलर है, वो चेंज होता है, जो फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, तो लोहे की छड़ को लाल गर्म करने के लिए गर्म करना, तो हीटिंग ऑफ आयरन रोड टू रेड हॉट, तो इसमें तो कलर चेंज हो जाता है, शेप भी चेंज हो जाती है। शेप तो चेंज नहीं होती, कलर चेंज हो जाता है उसमें, और शेप चेंज कर सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, नहीं ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। दूध का दही में बनना, तो यही इसका आंसर है, नॉट पूछा है। बाकी थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। तो इवेपोरेशन ऑफ डीजल, तो ये फिजिकल चेंज है, वाष्पीकरण हो जाना। और सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl, तो ये भाई NH4Cl का उच्च बनाने की प्रक्रिया। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना, इसे सब्लिमेशन बोलते हैं। लिक्विड में चेंज नहीं होता, सीधा गैस में चेंज होता है। ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो कर्डिंग ऑफ मिल्क ये क्या है, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो आंसर है ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स वर नेम्ड द विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर इन 2022 एडिशन ऑफ द अल्मानैक, तो निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे अल्मानैक के 2022 संस्करण में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया था? तो आपको बताना है। तो ये थे रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। जहाँ पे समझाने का होगा वहाँ पे समझाऊंगा, जो चीज़ें याद करनी है वो सिर्फ याद ही करनी है आपको। तो इसका आंसर है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। ठीक है भाई, ये मैंने हिंदी वालों के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं ताकि वो ये ना कहें कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो दोनों को मैंने ध्यान में रखा है भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। डियर एस्पिरेंट्स, डियर लर्नर्स, बताइए आपको क्या समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ बीट रूट, तो चकुंदर के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ये है बीटानीन।
ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो उनके रेड कलर के लिए बीटानीन जिम्मेदार है। करक्यूमिन हल्दी में होता है, हल्दी, ठीक है। टर्मरिक जिसे बोलते हैं हम, टर्मरिक, ध्यान रखना है, पूछा हुआ है। बीटा कैरोटीन गाजर वगैरह में होता है, कैरेट। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया वगैरह में भी होता है ये, ठीक है। लाइकोपिन टमाटो में होता है, टोमाटो, टोमाटो, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 2011 विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है आपको। तो देखिए इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली विद लेजिस्लेचर। तो लक्षद्वीप नहीं है और लक्षद्वीप यहाँ पे भी है, तो सबसे ज़्यादा पूछा है इन्होंने, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दिल्ली, दिल्ली इसमें है, चंडीगढ़ और दमन एंड द्वीप में नहीं है, पुडुचेरी में, क्योंकि लेजिस्लेटिव है, इसमें ही ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर पुडुचेरी और दिल्ली भी, बाकी चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, तो ये इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे ही पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और पुडुचेरी में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ऐसे आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ये हिंदी वालों के लिए पढ़ लें एक बार। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी इसका आंसर है। दमन एंड दीव में इतनी पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि ये पुडुचेरी भाई लेजिस्लेटिव असेंबली भी है ना इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, उससे संबंधित है। और 72 में क्या है, तो 72 में पार्डनिंग पावर है, पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। तो और जो गवर्नर है उनकी किस में है, तो गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर्स हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट की हैं, ये पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट। और गवर्नर की किस में है, तो आर्टिकल 161 में है गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर्स हैं। उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इसमें 74 में, जो आर्टिकल 74 में एड एंड एडवाइस टू दी, एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं पीएम, जो सेंटर में होती है, ठीक है। और 66 क्या है, तो 66 में देखिए इसमें क्या है, तो इसमें है देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाती है, इस आर्टिकल में दे रखा है। तो आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस कैसे होते हैं ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो आंसर था वो था सेकंड, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के एक उदाहरण की पहचान करें। तो ये तो सबको ही पता होगा, तो नियॉन साइन बल्ब है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं प्लाज्मा को, जो नियॉन साइन बल्ब है। और किस में होता है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, फ्लोरेसेंट जो ट्यूब्स होती हैं उनमें भी होता है। हीलियम गैस होती है इसमें, और दूसरी गैस भी हो सकती हैं। तो ये फोर्थ स्टेट जो है ऑफ मैटर है प्लाज्मा, नियॉन साइन बल्ब। और ये भी याद रखें फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, इसका भी एग्जांपल दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, अब इसका जो आंसर है वो है नियॉन साइन बल्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्लासिकल सरोद प्लेयर अजमत अली खान वॉज अवार्डेड इन 2001 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खान को भारत सरकार द्वारा 2001 में किस जो सम्मान है उसे सम्मानित किया गया, कौन सा अवार्ड मिला था इन्हें, तो इन्हें मिला था पद्म विभूषण। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। पद्मा अवार्ड्स देखिए जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो ये भारत रत्न है, इसके बाद पद्म विभूषण है, देन पद्म भूषण है, और देन पद्म श्री है। तो ये आपको क्रोनोलॉजी याद करनी है, स्टार्ट हुए थे 1954 से, ठीक है भाई। और इनको मैंने काफ़ी इलेबोरेटली समझा रखा है।
आपको इनका जो है मेरी दूसरी क्लासेस देखेंगे इस सीरीज़ में, इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया है, तो आप दूसरी सीरीज़ में देखिए, इसको मैंने कम्प्लीटली इलेबोरेट कर रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ पद्मा जो अवार्ड्स हैं 2024 में 132 लोगों को मिला है और 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण मिला है 5 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 17 लोगों को, और ये मिला है पद्म श्री 110 लोगों को। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी 10 लोगों, देखो 5 लोगों को जो भारत रत्न मिला है वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और पद्म विभूषण जो 5 लोगों को मिला है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखना है हमें कथन अपनी सूझबूझ और समझ के हिसाब से। तो पहला वाला देखते हैं। देखो, पॉन्ड वाटर एंड सी वाटर आर कंसिडर्ड एज अ फ्रेश वाटर। नहीं, सी वाटर तो भाई फ्रेश वाटर नहीं होता है। सी वाटर इज़ फ्रेश वाटर हैबिटेट। नहीं, ये भी गलत है। ये समुद्र का पानी मीठे पानी का आवास है। तो भाई यहाँ पे तो लाइन वाटर होता है समुद्र में। ठीक है, तो रिवर्स एंड सीज वाटर आर कंसिडर्ड एज अ फ्रेश वाटर। तो सी वाटर का, जहाँ पे सी वाटर है वहाँ पे देखो, आप सोचो कैसे हो सकता है ये फ्रेश वाटर। ये तो भाई सलाइन वाटर होता है। सी का तीनों एलिमिनेट हो जाएंगी, ये भी, ये भी, ये भी। तो यही है इसका आंसर, फोर्थ। तो रिवर, क्रीक्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स ऑल आर फ्रेश वाटर हैबिटेट। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नदियाँ, खाड़ी, झीलें, तालाब और धाराएं सभी मीठे पानी के आवास हैं। एलिमिनेट करना सीखिए आप ऐसे क्वेश्चंस को। फ्रेश वाटर आप वैसे भी देखिए ना, सी वाटर कैसा होता है, सलाइन होता है। तो ये फ्रेश वाटर में थोड़ी ना आएगा। सी वाटर, सी वाटर, सी वाटर, जहाँ पे दिखे काट दो, नेक्स्ट अपने आप ही आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट हु रोट मताविलासा प्रहासना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टीज। तो मतिलस प्रहासन लिखने वाले महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासन राजवंश से संबंधित है। तो यह आपको बताना है। तो ये पल्लवा से संबंधित है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। मैत्रकाज थे जो गुजरात वाला एरिया है, इसमें थे ये, गुजरात सौराष्ट्र में। पुष्यभूति जो है इसके, देखिए ये नॉर्थ इंडिया में थी। नॉर्थ इंडिया में गुप्ताज के बाद आई थी ये पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, और चालुक्याज भी इधर थे, क्या नाम है, साउथ इंडिया में। चालुक्याज की जो कैपिटल थी वो बादामी थी, बादामी, वातापी जिसे बोलते हैं। ठीक है भाई, पल्लवाज का भी आपको पता है, ये महेंद्र वर्मन था, नरसिम्हा वर्मन था, महाविष्णु इसका फाउंडर था। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अब क्वेश्चन नंबर 20। तो हु इज़ कंसिडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो एडवोकेट जनरल। तो इसका जो आंसर है, लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, तो कौन है, तो एडवोकेट जनरल होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है स्टेट में। और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो होता है सेंटर में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है तो वो अटॉर्नी जनरल होता है। और अटॉर्नी जनरल का किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में। और ये भाई जो है एडवोकेट जनरल 165 में है। इतना आपको ध्यान रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का आर्टिकल किस से किस में है, तो 214 से लेके 232। इतना आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट के बारे में। और ऑडिटर जनरल जो कैग होता है, कैग किस आर्टिकल में है, तो 148 में है वो, 148 से लेके और 151 तक। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है जो अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और लीगल एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस हो तो। और एडवोकेट जनरल ये स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, एडवोकेट जनरल। आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है दोनों का। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ मॉडिफाइंग द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन तमिलनाडु। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है। तो ये कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो ये है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफर्ड टू बिजनेसेस इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
तो स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, एसईजीज जो होते हैं, में व्यवसायों को दिए जाने वाले प्राथमिक लाभ क्या हैं? तो क्या हैं उनके प्राथमिक लाभ? तो देखिए, टैक्स और ड्यूटी में कंसेशन दिया जाता है इनको, कर और शुल्क में रियायतें। गारंटेड मार्केट शेयर, तो ऐसा तो नहीं है भाई, बिल्कुल वहाँ पे अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आपने बिजनेस किया है तो आपको गारंटेड मार्केट शेयर मिलेगा नहीं। मैंडेटरी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा भी नहीं है। अनलिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी नहीं है, अनलिमिटेड थोड़ी ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इतनी छूट थोड़ी ना मिलेगी। तो टैक्स और ड्यूटीज़ में ही कंसेशन मिलेगा, कर और शुल्क रियायतों में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, टैक्स एंड ड्यूटी कंसेशन। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन द ईयर 2031? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा, तो आपको बताना है, वो है इंडिया और बांग्लादेश। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, याद ही करना है ये तो आपको भाई, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने वाला। तो आप क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। बाई व्हाट नेम इज़ द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड इन असम? तो असम में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? तो भाई बिहू के नाम से ही मनाया जाएगा। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ये इतना ज़्यादा पूछा जा चुका है, रिपीटेड है, तो माघ बिहू इसका है, ठीक है भाई। फोर्थ जो है पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, और पदुंगा ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश, और ये है तमिलनाडु में दोनों, पोंगल और बिहू ये यहाँ पे है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? LBW क्रिकेट में होता है, नहीं हो सकता। ओवर्स भी आई थिंक क्रिकेट में ही होते हैं बट, और थर्ड में ये भी नहीं है। तो बाईसाइकिल किक से आप वर्ड एसोसिएशन कर सकते हैं, फुटबॉल में किक मारी जाती है तो साइकिल किक इसी में होगी। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, बाईसाइकिल किक, ठीक है, साइकिल किक बोलते हैं इसे, बाईसाइकिल किक। चलिए यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक करें। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप बताइए 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। चलिए 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। जिसको पानी वानी पीना है वो पी सकता है भाई, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए आप पढ़िए, जितना आप क्वेश्चंस को PYQ को लगाएंगे मॉक टेस्ट की तरह, उतना आपका रिवीजन अच्छा होगा। और रिवाइज करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा, वो पैटर्न पता चलेगा आपको, ठीक है भाई। तो चलिए अब अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है भाई। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा है ये रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फंडामेंटल राइट्स में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, अलर्ट हो जाना है इनकरेक्ट सुनते ही। तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, बिल्कुल सही है, एनफोर्स्ड किए जा सकते हैं लॉ के द्वारा, मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, सही है। फंडामेंटल राइट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम दी ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो यही इसका आंसर है, इनकरेक्ट पूछा है, यही इनकरेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं फिर भी हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, बिल्कुल सही है, ये पार्ट थर्ड में है, पार्ट थर्ड, और 12 से 35 तक हैं। और फोर्थ देख लेते हैं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये आर्टिकल में है 21 में। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 गलत है, यही पूछा है इन्होंने, ठीक है। मौलिक अधिकार ब्रिटेन से नहीं USA से हैं, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अंडर विच स्कीम आर कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 10 लाख एक्सटेंडेड बाय द मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? तो किस योजना के तहत भारत में सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों MLI द्वारा 10 लाख तक के संप्राश्विक मुक्त ऋण दिए जाते हैं? तो कौन सी योजना है वो?
तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ के लिए दिया जाता है, एंटरप्राइजेज़ के लिए दिया जाता है। इसमें 3 तरह के लोन होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, तो शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है और इसमें 50,000 से लेके और 5 लाख तक का, और इसमें 5 लाख से और 10 लाख तक का। ठीक है, विदाउट कोलेट्रल फ्री लोन दिए जाते हैं इसमें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है, इसमें 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है SC ST और एक वुमेन के लिए। ठीक है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये आई थी 2014 में, तो इसमें 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है मिलती है इसमें। ठीक है भाई, बाकी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये RBI की है। इसमें RBI देखता है, एनालिसिस करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द कंट्री। तो ये 2019 से और 2024 तक थी ये स्ट्रेटजी। ठीक है, इसकी रिपोर्ट RBI देता है और RBI एनालिसिस करता है। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताएंगे जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये कब आई थी, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका जो आंसर है मुद्रा योजना है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब आप मुझे बताएंगे मुद्रा योजना कब आई थी। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स ऑब्जर्व्ड इन आसाम इज़ मेजरली सेलिब्रेटेड बाय वैष्णवाइट्स। तो आसाम में मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ढोल जत्रा, तो वैष्णव्स के द्वारा मनाया जाता है। बाकी बिहू भी आसाम में ही होता है। अम्बुबाची मेला ये जो कामाख्या टेम्पल है वहाँ पे होता है मानसून के सीजन में, मानसून में। रोंगकर फेस्टिवल ये भी ट्राइबल फेस्टिवल है, ट्राइब्स मनाती हैं रोंगकर फेस्टिवल। देख लेते हैं हम। रोंगकर इज़ अ विंटर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय कार्बी ट्राइब्स, याद रखने हैं ट्राइब का नाम, आसाम में है। बिहू इज़ सेलिब्रेटेड 3 times इन अ ईयर विद डिफरेंट नेम्स एंड ट्रेडिशन, भोगा बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हिंदी में दे रखा है, आप एक बार पढ़ लें अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये तीनों पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, बाकी आपको ये ट्राइब याद रखनी है और बिहू याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मंथ्स इज़ द कोल्डेस्ट इन द नॉर्थ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा महीनों का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा है। तो निकाल सकते हैं सबसे ठंडा, सितंबर अक्टूबर इतना ठंडा होता नहीं है, फरवरी मार्च में भी ज़्यादा ठंड नहीं होती है ना। अक्टूबर नवंबर में हाँ ठंड तो होती है पर इतनी नहीं होती जितनी दिसंबर और जनवरी में होती है। तो दिसंबर जनवरी सबसे कोल्ड मंथ रहते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सम ऑफ द तालाज इन्वेंटेड बाय इंक्लूडेड त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी एंड नवमुखी। तो किसके द्वारा आविष्कार किए हुए कुछ तालों त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल हैं। तो किसके द्वारा इनका जो है आविष्कार किया गया। तो M बाल मुरली कृष्णा के द्वारा इनका आविष्कार किया गया। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट हरिप्रसाद चौरसिया। देखिए ये फ्लूट से संबंध है, इनका इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट। और किस घराने से हैं ये, सैन्य घराना से हैं, सैन्य घराना आपको ध्यान रखना है। मेरी बातों पे ध्यान दें आप। भीमसेन जोशी किराना घराना से है, किराना घराना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं ये, और किराना घराना से। और ये हरिप्रसाद चौरसिया जी फ्लूट से, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो ध्यान रख लें आप। सैन्य घराना और फ्लूट से संबंध है इनका, और इनका आपको ध्यान रखना है बाल मुरली कृष्णा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इन विच ईयर वॉज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड बाय भीमराव अंबेडकर। रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। तो 1927 में स्टार्ट किया था। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। इन 1936 अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना अंबेडकर ने की 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डांसर्स वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू बी कन्फर्ड द पद्मा विभूषण अवार्ड।
तो निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन उड़ीसा राज्य से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले नर्तक थे? तो कौन थे ये जो उड़ीसा से सम्मानित होने वाले थे? उड़ीसा स्टेट से थे जो, जिन्हें पद्मा विभूषण अवार्ड मिला, तो ये थे कैलूचरण महोपात्रा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो उदय शंकर, तो उदय शंकर देखिए इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया बिकॉज ही क्रिएटेड अ यूनिक स्टाइल ऑफ डांस दैट ब्लेंड इंडियन क्लासिकल डांस एंड वेस्टर्न थिएट्रिकल टेक्निक्स। और पंडित बिरजू महाराज वॉज अ मास्टर ऑफ कथक डांस फॉर्म। तो कथक जो डांस फॉर्म थी उसके ये मास्टर थे। ठीक है, एसोसिएशन है पंडित बिरजू महाराज का, तो ये एसोसिएशन है कथक डांस फॉर्म से। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये क्लासिकल डांस है कत्थर भी, और जो ये हैं कैलूचरण महोपात्रा, ये ओडिशी डांस से संबंध है इनका, ओडिशी डांस। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और पंडित बिरजू महाराज कथक से हैं, और गुरु बिपिन सिंह इनका मणिपुरी डांस से संबंध है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लें इसे। ठीक है, तो ये गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी, पंडित बिरजू महाराज कथक से, और जो है कैलूचरण महोपात्रा, तो ये हैं भाई आपके किससे, ओडिसी डांस से संबंध है इनका, पद्म विभूषण इन्हें ही मिला है। और उदय शंकर, ये मॉडर्न डांस ब्लेंड है इनका, डांस ब्लेंडिंग है इंडियन क्लासिकल डांस और वेस्टर्न थिएटिकल टेक्निक्स से। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पंडित बिरजू महाराज और गुरु बिपिन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 33। संकल्प गुप्ता इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़े हुए हैं, किस इवेंट से? तो ये जुड़े हुए हैं चेस से। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। और डी गुकेश अभी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, सबसे कम उम्र के 18 की एज में बने हैं ये। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं चेस के डी गुकेश, और तमिलनाडु से हैं, इनका संबंध चेन्नई से। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वेयर वॉज द 1912 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार। तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का जो अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया था? तो ये हुआ था बांकीपुरा में, बांकीपुर में। किसने हेड किया था इसको? तो ये हेड किया था राव बहादुर रघुनाथ नरसिम्हा मधोलकर ने। तो इतना नाम ध्यान रखना है इनका, राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। तो ये ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, बांकीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 35। हारमोनियम प्लेयर तुलसीदास बोरकार वाज अवॉर्डेड विद इन 2016। तो हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया इन्हें? पद्मश्री मिला था इन्हें। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। पद्मा अवार्ड्स के बारे में मैंने समझा रखा है, आप मेरी क्लासेस को देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, जो शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करा रखा है मैंने, उसमें सारा कुछ बता रखा है और बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर रखा है, मैंने समझा रखा है। तो आप देखिए मेरी क्लासेस को, पीछे जो क्लासेस हैं वो नहीं देखी है तो वो देखिए, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं ये भाई, ठीक है, तो इसलिए मैं हर क्लास में समझाऊँ तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊँगा। तो इसलिए आप उन क्लासेस को देखिए, सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं और बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 36। Which ocean is encircling the continent of Antarctica and extend to the northward 260 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? तो देखिए ऐसे हमारा अर्थ है, और ये है आर्कटिक जो है अंटार्कटिका है ना, वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसे, बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पे, और इधर है आर्कटिक सी। ठीक है, और इसके ऊपर पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे साउथ है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में है। तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री, ठीक है, ये एक्सटेंडेड नॉर्थवार्ड टू 60 डिग्री। तो यहाँ से इधर की तरफ एक्सटेंडेड है नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इस वाली जो ये लेटी हुई लाइन्स होती हैं, ये होती हैं लैटिट्यूड्स। और साउथ में ही आएंगी ये, 0 डिग्री से इक्वेटर से नीचे है तो, ठीक है, और ये इधर की तरफ है ऊपर की तरफ। तो ये ओशंस जो है इसको घेरता है अंटार्कटिका को, ये जो वाइट कॉन्टिनेंट है, बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पे, तो इसको जो घेरता है वो है साउदर्न ओशन।
तो दक्षिण महासागर घेरता है। बाकी जो पैसिफिक ओशन है, ये देखिए इधर एशिया है और इधर यूएसए है, इनके बीच में पैसिफिक ओशन पड़ता है। और इधर देखिए, अब मैं बताऊं, यूरोप, ये यूरोप है और इधर अफ्रीका है और इधर यूएसए है ना, नॉर्थ यूएसए, साउथ जो है यूएसए कॉन्टिनेंट है जो इनके बीच में पड़ता है अटलांटिक। अटलांटिक और इंडिया के जो नीचे का पार्ट है ना, ये पड़ता है यहाँ पे, है यहाँ वाले एरिया में। तो ये है कौन सा, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है वो है साउदर्न ओशन। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच आर्टिकल मेंशंस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो कैग किस आर्टिकल में है, तो कैग है 148 में। 148 से लेके 151 तक है कैग के जो आर्टिकल हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। और देखिए, अब मैंने यहाँ पे इसलिए दे रखा है ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में भी पता हो, दूसरे आर्टिकल्स के बारे में कई बार पूछ लेता है एसएससी या फिर कोई दूसरे एग्जाम देंगे तो पूछ सकता है। तो आर्टिकल 154, तो आर्टिकल 154 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट दैट गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स। जो स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो गवर्नर के पास होती हैं, आर्टिकल 154 में दिया हुआ है। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर की अपॉइंटमेंट, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंट होते हैं गवर्नर, वो आर्टिकल 155 में दे रखा है। 156 में क्या कह रहा है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर्स कवर्स द टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल ऑफ द गवर्नर। तो उनका 5 साल का है, या रिमूवल ऑफ जो गवर्नर है वो दे रखा है, उसमें टर्म ऑफ ऑफिस दे रखा है। तो 5 साल तक का रहता है इनका भी जो कार्यकाल रहता है। और 156 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर ऑफ द स्टेट पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 ईयर्स का होना चाहिए कम से कम। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है 156 में। तो 156 में जो है ये टर्म ऑफ ऑफिस है, 157 में क्वालिफिकेशन है। तो पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। और 136 जो है ये डील करता है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है स्पेशल ग्रांट स्पेशल लीव पिटीशन जो होती है उसे इशू करने का, टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, सेंटेंस और डिटर्मिनेशन पास्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो ये है। और आर्टिकल 159 में ये ओथ दे रखी है, ओथ ऑफ गवर्नर। और 158 जो आर्टिकल है उसमें क्या दे रखा है, तो गवर्नर जो है किसी भी हाउस का जो है पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना लेजिस्लेटिव का, जो स्टेट्स में होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनका भी मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही पार्लियामेंट का। और नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोल दो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें मैंने हिंदी में लिख रखी हैं, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है। और ये पूछे हुए क्वेश्चन है या एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। Who among the following is the first Indian to win gold at Junior World Weightlifting Championship in May 2022? तो मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय थे? तो आपको बताना है। तो ये थे हर्षदा शरद गरुड़। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है, ये रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग ऐसे भी पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित है ये, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। द रियल नेम ऑफ बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज। तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर, आईबी को हराकर, बाबर और आईबी के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो यहाँ पे इसने इब्राहिम लोदी को हराकर तो जो है मुग़ल एम्पायर की स्थापना की थी, मुग़ल एम्पायर की। और ये कब से कब तक था? तो 1526 से लेके, जो मुग़ल एम्पायर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1707 तक था। ठीक है। लास्ट था इसका औरंगजेब, औरंगजेब। बाकी आप बादशाह से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आया था बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है भाई, इस वाले ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 40।
तो अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ पैसेंजर्स ट्रैफिक इज़ कैरिड बाय रोड्स इन इंडिया, तो भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा वहन किया जाता है, तो ये 87% है जो भारत में पैसेंजर ट्रैफिक है कैरिड बाय रोड्स, रोड्स के द्वारा जो पैसेंजर ट्रैफिक चलता है रोड्स पर वो कितना चलता है 87%, जिसमें से 60 to 70 राइट जाता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुद्राक्ष पाटिल इज एसोसिएटेड विद, तो रुद्राक्ष पाटिल किससे जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं शूटिंग से। आपको ध्यान रखना है, मैं कह रहा था ना अभी खेल पूछ लेगा और एसोसिएशन पूछ लेगा, पर्सनैलिटी का मैच द फॉलोइंग ऐसे 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 दे देगा, अब यहाँ से मिलान करो। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि कौन सा प्लेयर किस खेल से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज इंक्लूडेड द फैमिली ऑफ टर्टल्स, तो निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है, तो ये रेप्टिलिया फैमिली में शामिल है जो कछुओं का परिवार है। 3 जो है हार्ट चैम्बर होता है इस कछुए में, टर्टल में। ठीक है भाई, तो रेप्टिलिया फैमिली से बिलोंग करता है टर्टल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज इंक्लूडेड द फैमिली ऑफ टर्टल्स, तो रेप्टिलिया। ठीक, डियर एस्पिरेंट, सही है, समझ आ रहा है, कुछ तो बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखो कुछ भी। ठीक है, जो समझ आ रहा है। ठीक है, कैसी लग रही है क्लासेज आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रीजन दैट इंडियन मैन माइग्रेट, तो भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है भारतीय पुरुष प्रवास करते हैं, तो एजुकेशन के लिए प्रवास करते हैं, नहीं, 2001 के अकॉर्डिंग बताना है। मैरिज के लिए, ये तो वुमेन प्रवास करती हैं भाई, वुमेन का माइग्रेशन होता है, मैरिज हो जाती है जब। तो वर्क और एम्प्लॉयमेंट, हाँ, इसलिए माइग्रेट करते हैं मैन, वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम और रोजगार की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। वो 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा मैंस का माइग्रेशन हुआ था, वो किस लिए हुआ था, काम और रोजगार की तलाश में, तो बिजनेसेस के लिए नहीं होता। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, तो इसका आंसर है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव एनेक्टेड द कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 इन जुलाई अगस्त 2021 टू रेगुलेट स्लॉटर एंड ट्रांसपोर्ट कैटल एंड proposed an amendment in December 2021 to allow inter-district transportation of cattle for agriculture and animal husbandry except in district sharing international borders, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में मवेशियों के वध और परिवहन को विनियमित करने के लिए जुलाई अगस्त 2021 में मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को अधिनियमित किया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिलों को छोड़कर कृषि और पशुपालन के लिए मवेशियों के अंतर जिला परिवहन की अनुमति देने के लिए दिसंबर 2021 में एक संशोधन प्रस्तावित किया है, तो आपको बताना है कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट कहाँ किस स्टेट में आया था, तो ये आया था असम में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, तो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को भाई, आपको अगर नहीं पता है तो। बाकी आप ऐसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो कि अरुणाचल, बट ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि आपको स्टेट्स देखनी है ना, किसी स्टेट की जो है फॉरेन जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उससे लग रही है, तो अरुणाचल प्रदेश की भी लग रही है और इधर आसाम की भी लग रही है, सिक्किम की भी लग रही है, त्रिपुरा की भी लग रही है, तो यहाँ पे अगर आपको आता है तो ही पता होगा आपको, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं इस ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 45। विच टाइप ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन स्पायरोगायरा, तो स्पायरोगायरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, तो ये होते हैं इसोगेमस एंड नॉन फ्लैगलेटेड, तो आइसोगेमस और गैर ध्वजांकित जो इसमें गैमेट्स होते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है इसका। अब जो स्पायरोगायरा होता है इज अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, ध्यान रखना है, दैट फॉर्म्स लॉन्ग थिन अनब्रांच्ड फिलामेंट इन फ्रेश वाटर। द सेल्स in Spirogyra are linked together in chains with the cells arranged in lines to form ribbon-like structure। तो स्पायरोगायरा एक प्रकार का हरा शैवाल है जो मीठे पानी में लंबे, पतले और बिना शाखाओं वाले तंतुओं का निर्माण करता है, और स्पायरोगायरा की में कोशिकाएं जंजीरों में एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसमें कोशिकाओं को रिबन जैसी संरचनाएं बनाने के लिए लाइनों में व्यवस्थित किया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरली फोकस ऑन विच सेक्टर। तो मेक इन इंडिया का पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है। तो देखिए भाई, मेक इन इंडिया, मेक मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज़्यादा इसका फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 2014 में आई थी ये स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अशोकाज धम्मा पॉलिसी। तो निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धम्म के मूल गुणों में से एक नहीं था। तो भाई जो इसकी धम्मा पॉलिसी थी, तो इसमें सेक्युलरिज्म था, बिल्कुल था, लेकिन इन्होंने नॉट पूछा है। सेक्युलरिज्म दूसरे के धर्म को मतलब रिस्पेक्ट करना सभी धर्मों की, और अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, ये भी था इनकी धम्मा पॉलिसी में। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, राजनीतिक एकीकरण करना, ये भी था, बस सेलिब्रेसी नहीं था। तो यही इसका आंसर है। नॉट पूछा है इन्होंने, नॉट, तो सेलिब्रेसी नहीं था धम्मा पॉलिसी में। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एन रंगास्वामी स्वॉन इज एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी इन मई 2021। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्टी ही फॉर्म्ड। तो एन रंगास्वामी ने मई 2021 में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जिन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम क्या है। तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस इनका नाम है। कांग्रेस से अलग हुई थी ये 2011-12 के आसपास। ठीक है भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो, उससे अलग हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, इंडियन ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द मोशन एंड देयर एग्जाम्पल्स। तो गति और उनके उदाहरणों के बारे में गलत जोड़ी की पहचान करें। तो इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने। तो ट्रांसलेटरी मोशन, अ बाल फॉलिंग फ्रॉम द क्लिफ, तो अनुवादक गति बोलते हैं उसे, जो चट्टान से गिरने वाली गेंद है, बिल्कुल सही है। और पीरियोडिक मोशन, हैंड ऑफ द क्लॉक, तो अवधिक गति, एक घड़ी की सुइयाँ कुछ अवधि के बाद रिपीट करती हैं वो, ऐसे ऐसे सेम, तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। रोटेटरी मोशन, ब्लेड्स ऑफ द फैन, बिल्कुल सही है, रोटेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन ऐसे होता है, जो एक पेंडुलम है, ये इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा। ठीक है, ये टू एंड फ्रो वाली कंडीशन होती है, टू एंड फ्रो। तो ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता। अर्थ मूविंग अराउंड द सन, तो ये रोटेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं इसे, जो अर्थ मूव करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व करेगी अराउंड द सन और रोटेट करेगी ऑन इट्स एक्सिस, इसमें कन्फ्यूजन नहीं पालना है। अर्थ जो रोटेट करती है, रोटेट अपने एक्सिस पर करती है, और रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन द आयरन एंड वाटर रिएक्ट्स। जब लोहा और पानी अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ये होती है हाइड्रोजन गैस। वैसे वाटर और आयरन नहीं करते हैं, स्टीम करती है, स्टीम रिएक्ट करती है आयरन के साथ। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व करती है। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है भाई, बाकी अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप अपना जो है आंसर्स बताएं, कितने 50 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही करे हैं। पानी वानी पी लो, 2 सेकंड का गैप लेते हैं हम यहाँ पे। आपको PYQ कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी। आपको PYQ यहीं मिलेंगे सभी चीज़ों के, CGL के, CHSL के, MTS के। ठीक है भाई, CGL के तो मैं करवा ही रहा हूँ 2024 के, इसके बाद 2023 के करवा दूंगा जो आएंगे। ठीक है, तो CGL के 2024 के, CHSL के, MTS के, और उसके अलावा स्टेनो के, सबके करवा दूंगा मैं। पी लिया भाई पानी वानी आपने। चलें अब स्टार्ट करें। क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 51। तो गंगूबाई हंगल बिलोंग्ड टू। तो गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है, किस घराना से है। तो ये है किराना घराना। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं, हाजी सुजन खान इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द आगरा घराना। याद रखना है आपको, पूछा गया है ये क्वेश्चन, ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। और ग्वालियर घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वाज फाउंडेड बाय नाथन पीर बख्श, हस्सू खान एंड हदू खान एंड नाथू खान इन मिड 16th सेंचुरी। तो ये आपको याद रखना है, ये हिंदी में दे रखा है, आप एक बार पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है भाई,
तो इनका संबंध है किराना घराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। तो भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा औद्योगिक जिले का उदाहरण है? तो कौन सा है इनमें से औद्योगिक जिला? तो वो है कोटा। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 53। जहाँ पे समझाने को होगा मैं वहाँ पे समझा दूंगा, जो भाई चीज़ें रटने की हैं वो तो रट ही जाएंगी, जो याद ही करनी है। ठीक है, तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ ड्रग्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा दवाओं का वर्गीकरण मापदंड नहीं है, मानदंड? तो कौन सा नहीं है इनमें से? देखिए, क्लासिफिकेशन में आता है ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है उनमें देखिए केमिकल स्ट्रक्चर आता है, मॉलिक्यूलर टारगेट आता है, और देखिए इसमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, औषधीय प्रभाव, रासायनिक संरचना, आणविक लक्षण, बिहेवियरल कंडीशन नहीं आती है इसमें, जो इसका क्राइटेरिया होता है ड्रग्स का। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ ड्रग्स, तो ये नहीं आता है इसमें, बिहेवियरल कंडीशन। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। बाकी तीनों आते हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नॉट पूछा है, नॉट में यही है, बिहेवियरल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। तो निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था उसे बंद कर दिया जब चोरी चोरा की घटना हुई 1922 में। यहाँ पे कुछ ब्रिटिश पुलिस ऑफिशियल्स के बीच में और प्रोटेस्टर्स जो थे उनके बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ठीक है भाई, आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो 1914 से लेके 1918। ध्यान रखना है, काकोरी जो हुआ था यहाँ पे, ये हुआ था 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ये आपको ध्यान रखना है। काकोरी ट्रेन रॉबरी से एसोसिएटेड हैं। बाकी कोमागाता मारू इंसिडेंट ये हुआ था 1914 में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इतना। इसमें एक ये शिप का नाम था कोमागाता मारू, जो है ये गई थी कनाडा में। यहाँ पे कुछ इंडियंस थे उसमें, और इंडियंस को परमिशन नहीं दी गई थी, तो ये शिप वहाँ पे डॉक रही थी काफ़ी टाइम तक, फिर उसके बाद इंडिया में वापस आ गई थी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका था ऑप्शन थर्ड, चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 में हुआ था, इसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विद रेफरेंस टू द ईश्वरचंद विद्यासागर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ही प्रोटेस्टेड चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। तो उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ड्यू टू हिज एफर्ट्स द फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ही वॉज प्राइमरली नोन फॉर हिज स्कॉलरशिप इन पर्शियन लैंग्वेज। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो जहाँ पे सी है उसे काट दो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 2 इज़ द राइट आंसर। ए एंड बी सही है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और इन्होंने बंगाल फोनेटिक्स पर काफ़ी वर्क किया है, बंगाल ग्रामर। ठीक है भाई, बंगाल ग्रामर जो फोनेटिक्स है उस पर काफ़ी वर्क किया है इन्होंने। और इन्होंने गर्ल्स स्कूल्स भी खोले थे, 35 to 40 गर्ल्स स्कूल्स खोले थे। गर्ल्स के एजुकेशन पर काफ़ी काम किया है इन्होंने, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका आंसर है ए एंड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। व्हाट हैपन्स व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं? तो क्या होता है भाई? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। नहीं, गलत है, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस होगा, ये थोड़ी ना है। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। बिल्कुल सही, दो फोर्सेस का जो डिफरेंस होता है वही होता है जो नेट फोर्स होता है। अब थर्ड देख लेते हैं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द टोटल ऑफ द टू फोर्सेस। ये भी नहीं है। तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों का योग है। नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो योग कैसे हो सकता है? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज सम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। तो वस्तुओं पर लगने वाला शुद्ध बल दोनों वस्तुओं का योग है। तो ऑब्जेक्ट्स का योग ये तो नहीं है भाई।
तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड, वस्तुओं पर लगने वाला शुद्ध बल दोनों बलों के बीच का अंतर होता है। तो नेट फोर्स क्या होता है, दोनों बलों का जो डिफरेंस होता है फोर्सेस का, वही होता है नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड, आंसर जो है ऑप्शन सेकंड है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 57। विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द लिबरलाइजेशन इन द इंडियन इंडस्ट्री रिड्यूसिंग द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट कंपनीज। तो किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करते हुए भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया। तो जो है लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कब आई थी, तो ये आई थी 1991 में औद्योगिक नीति। इसमें एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में आई थी, नरसिम्हा राव। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए थे, तो ये आए थे 1991 में, पूछा गया क्वेश्चन है। और पीवी नरसिम्हा राव जी इस समय प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटा ली गई थी प्राइवेट कंपनीज़ पर। ठीक है, इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था वो काफ़ी कम था, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था थोड़ा सा इंडिया में, तो आईएमएफ ने ये शर्त रखी थी कुछ, तो तब ये एलपीजी जो है रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड द अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इज़। तो अंडर-20 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप आयोजित करने वाली पहली भारतीय महिला हैं, तो कौन है वो, तो वो हैं अंतिम पंगाल। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो रेसलिंग से इनका संबंध है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 59। द नेम ऑफ द स्ट्रेट बिटवीन द पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशन separating the Chukchi Peninsula of Russia and far east from the Sweden Peninsula of Alaska is the। तो ये रसिया वाला पार्ट है, यहाँ से अलास्का यूएसए वाला, तो यहाँ इनके बीच में पड़ती है बियरिंग स्ट्रेट, बियरिंग स्ट्रेट। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। डेविस स्ट्रेट देखिए किस किस को अलग करती है, तो डेविस स्ट्रेट देखिए इधर है कनाडा और इधर जो है ग्रीनलैंड है, जो कि है किसका, डेनमार्क का, डेनमार्क की टेरिटरी है ये, और इधर है कनाडा, इसको अलग करती है। और यहाँ पे है, ये है डेविस स्ट्रेट, और यहाँ पे बैफिन बे पड़ता है, और इधर अटलांटिक ओशन पड़ता है, अटलांटिक ओशन। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, डेविस स्ट्रेट या तो कनाडा आ जाएगा आपका, बैफिन जो आइलैंड है कनाडा का, और इधर ग्रीनलैंड जो कि है उसका डेनमार्क की टेरिटरी है, उसको अलग करता है, या फिर बैफिन बे। ठीक है, बैफिन बे आ जाएगा, और अटलांटिक ओशन पूछ लेगा आपसे कि स्ट्रेट कनेक्ट करती है। फ्लोरिडा स्टेट यहाँ पे भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऐसे करके कुछ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और यहाँ पे ऊपर है फ्लोरिडा, तो इसके बीच में है फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन है इधर। और इधर है मशीना स्ट्रेट, तो ये मेडिटेरेनियन सी में इटली है, जो इटली जो है मेनलैंड, और ये तो ऐसे है मेनलैंड, और यहाँ पे एक सिसिली आइलैंड पड़ता है, उसके बीच में है मशीना स्ट्रेट। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ये सिसिली आइलैंड इटली का ही पार्ट है, और ये मेनलैंड है इटली का। तो इनके बीच में जो स्ट्रेट है वो मशीना स्ट्रेट है, और ये पूरा पड़ता है इधर कौन सा, तो ये पड़ता है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है भाई, यहाँ पे टेरेनियन सी है, टेरेनियन सी ऐसे भी पूछ सकता है, टेरेनियन सी, और ये आयोनियन सी है, आयोनियन सी। और यहाँ पे पड़ता है एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है बियरिंग स्ट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 60 इज विच कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की, तो कौन सी कमेटी थी वो, तो वो थी जस्टिस वर्मा कमेटी। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो अब दूसरी कमेटी है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, मूला कमेटी इज़ ऑल्सो नोन एज दी ऑल इंडिया कमेटी फॉर जेल रिफॉर्म्स। तो ये जेल रिफॉर्म से संबंधित है मूला कमेटी, और 1980 में एस्टेब्लिश हुई थी ये। ठीक है, प्रिजन्स जो हैं, लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस, इनका रिव्यू कर रहा था इस कमेटी ने, जो मूला कमेटी है। और जस्टिस सेपरे कमेटी, ये देखिए 6 मेंबर्स का एक्सपर्ट मेंबर्स का पैनल था, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, किस लिए, तो मार्च 2023 में इन्वेस्टिगेट अडानी हिंडनबर्ग जो केस था उसके लिए, सेपरे कमेटी। उसके अलावा देखिए जो वी आर कृष्णन अय्यर कमेटी है,
इसको किसके लिए अपॉइंट किया गया था? जो वुमेन प्रिजनर्स हैं उनके लिए, ठीक है। 1986 में बनी थी ये, ध्यान रखना है इस चीज़ का। आपको ये हिंदी में दे रखा है, एक बार पढ़ लें आप थोड़ा सा। आपसे ये दूसरी कमेटी इसके बारे में पूछ सकता है। एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग भाई इन कमेटियों पे वो पूछ सकता है। जैसे अभी तो ये है, तो वो ज़्यादा दिमाग चलाते नहीं है एग्जामिनर पेपर सेट करने में भाई, वो PYQ से ही उन क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगले एग्जाम में आपसे मूला कमेटी पूछ लेगा, सेपरे कमेटी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ओगालील उरुवन, तो वन अमोंग यू इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर। तो उंगलील ओरुवन, वन अमोंग यू निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो ये है MK स्टालिन की, ठीक है भाई। और MK स्टालिन जो है कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? तो ये हैं तमिलनाडु के, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, स्टालिन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 62। डियर एस्पिरेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स। तो 79 पार्लियामेंट से, 122 उसकी प्रोसीडिंग्स से, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, और 36 to 51 जो है DPSP से, और 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स से। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट वाज इंडियाज़ एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज पर द 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक घातांकी वृद्धि दर क्या थी? तो ये थी 1.64%। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है भाई। और बाकी देखिए, मैंने सेंसस के बारे में आपको पिछली क्लासेस में पूरा इलेबोरेट कर रखा है, कब से सेंसस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और अब कौन सा सेंसस है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं अभी इस बार नहीं बता रहा हूँ। तो आप वो क्लासेस भी देख लें ताकि आपको बहुत बेनिफिट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने शिफ्ट वाइज भी करा रखा है ना, तो शिफ्ट वाइज में भी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो 64 देख लेते हैं। द कच्चीपुड़ी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कच्चीपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो ये है आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तमिलनाडु से होता है भरतनाट्यम, ध्यान रखना है। मणिपुर से मणिपुरी। तो मध्य प्रदेश में कोई ऐसा डांस नहीं होता है जो क्लासिकल डांस हो। 8 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मुझे कि 8 कौन कौन से डांस हैं और उनके स्टेट भी लिखें। मैंने ये पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। संगीत नाटक अकादमी इसका स्टेटस देती है, ठीक है। 1953 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी ये, ठीक है। डियर लर्नर्स, डियर एस्पिरेंट, जोश आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? बताओ, यस नो का जवाब दो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। थोड़ी लंबी हो रही है क्लास, बट कोई नहीं, हम ले लेंगे। आपने कहा है कि सर 3 शिफ्ट का 4 शिफ्ट का एक साथ डालिए, इसलिए आप लोगों की डिमांड पे लेके आया हूँ मैं ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये है C3H8, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स वेयर ऑल दी कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड to the maximum number of hydrogens atoms and only have single bond between them। तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बना एक कार्बनिक अणु है, जहां सभी कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं की अधिकतम संख्या से बंधे होते हैं और उनके बीच केवल एकल बंधन होते हैं, ठीक है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे होता है, ये देखो C तो यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड से ही H और H। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 H हो गए ना, और C3 हो गए। तो ऐसे सिंगल बॉन्ड में होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। द फाइनल मैच ऑफ IPL 2023 वॉज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो IPL 2023 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा आयोजित किया गया था? तो वो आपको बताना है। तो वो हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है भाई। अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में, बेंगलुरु पड़ता है कर्नाटका में, चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में,
मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है डियर एस्पिरेंट्स, तो ये हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद अजमद अली खान। तो उस्ताद अजमद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 21st, तो 21वां जो है राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड इन्हें दिया गया था उस्ताद अजमद अली खान जी को। तो इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। द अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड पीस। The award was instituted by All India Congress Committee of the Indian National Congress Party 1992 1992 to commemorate the lasting contribution made by former Prime Minister Rajiv Gandhi ji. Carried a citation and a cash award of 10 lakh. It is given on 20th August, the birth anniversary of Rajiv Gandhi, which is celebrated as Sadbhavna Divas, Harmony Day. ठीक है भाई, तो सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने के दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी INC की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किए गए स्थायी योगदान को मनाने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर दिया जाता है और जिसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आई थिंक, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि आपको आवाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लें क्योंकि रिकॉर्ड करना लेक्चर बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 68। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड गो मीन्स काओ। अ वेल्दी पर्सन वाज नोन एज इन वैदिक टाइम्स। तो बड़ी संख्या में शब्द गो शब्द से लिए गए हैं जिसका अर्थ है गाय। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को के नाम से जाना जाता था, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी उसको गोमत के नाम से जाना जाता था। और पहले वैदिक एज में देखिए जो युद्ध होते थे वो लार्ज नंबर ऑफ काउज को सिक्योर करने के लिए होते थे। जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती वही वेल्दी पर्सन होता था, वेल्दी राजा होता था वो। ठीक है, या आपको जो आपस में युद्ध चलता था उनका, तो मोर नंबर ऑफ काउज को सिक्योर करने के लिए चलता था, सिक्योर करने के लिए। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा काउ होंगी वही सबसे वेल्दी पर्सन है उस टाइम में। ग्रेटेस्ट वेल्थ ये उस टाइम पे, ग्रेटेस्ट वेल्थ। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखनी है, यूपी में ही है सारी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश की दे रखी है मैंने ये। गुजरात में वाइल्ड एज सेंचुरी। ठीक है, नल सरोवर, नल सरोवर 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 और गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे एशियाटिक लॉयंस मिलते हैं, एशियाटिक लॉयंस। और मध्य प्रदेश में पन्ना, पेंच, माधवगढ़, माधव। ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क मिलते हैं। और बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि। ठीक है, नेशनल पार्क, ये ध्यान रखना है आपको, इन चीज़ों के बारे में पूछ रखा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है, 70 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है नेशनल इनकम इज़ NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो NNP जो होता है इज़ इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिशिएशन। ठीक है भाई, तो नेशनल इनकम इज़ अ NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, तो वो नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है, तो और हम पर कैपिटा इनकम भी निकालते हैं, पर कैपिटा
इनकम, इनकम तो ये होती है एनएनपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं इसे, अपॉन में जो पॉपुलेशन है इंडिया की, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, तो नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, तो एनएनपी जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट अपॉन में पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो पूछा है यही राइट स्टेटमेंट है, नेशनल इनकम एट एनएनपी इज़ एनएनपी एट फैक्टर जो है कॉस्ट पर, ठीक है। जो है राष्ट्रीय आय कारक लागत पर एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। 71 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग फेमस बैडमिंटन प्लेयर वॉन स्विस ओपन 2022, तो पीवी सिंधु। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। और पीवी सिंधु किससे एसोसिएटेड हैं ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72, द पोर्टल इज़ अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फार्मर्स टू अटेन एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो पोर्टल किसानों को कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक मंच है। तो वर्ड एसोसिएशन से आप निकाल सकते हैं, फार्मर्स का है ये, फार्मर्स पोर्टल जो है, ठीक है। तो क्रॉपलैंड नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन पोर्टल भी नहीं है, एग्रीकल्चर पोर्टल भी नहीं है, क्रॉपलैंड पोर्टल भी नहीं है, तो फार्मर्स के लिए है, तो फार्मर्स पोर्टल है। ऐसे आप पे अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो वर्ड एसोसिएशन से आपका जो आंसर है वो सही चला जाएगा, ठीक है डियर लर्नर्स, डियर एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो ये आपको ऐसे आप कर सकते हैं, किसानों का जो पोर्टल है किसानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ IGOT लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 में भारत सरकार द्वारा IGOT क्या लॉन्च किया गया था। तो ये क्या है भाई, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए, जो 2020 अप्रैल में लॉन्च किया गया था, ठीक है भाई। 2020 में ही आया था कोविड, मार्च अप्रैल में। तो कोविड-19 के प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल है ये IGOT। इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ऐसी कोई योजना नहीं है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिजिटल पेमेंट, पेमेंट की भी कोई बात नहीं हो रही है। IGOT ऑनलाइन पोर्टल फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो हाँ इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग है पोर्टल फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट, तो 2020 में आया था ये अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 74 देख लेते हैं क्वेश्चन, द पार्थियंस हु Parthiharas who first had their capital at Bhinmal gained prominence ruling during the rule of। तो भीनमाल में पहली बार अपनी राजधानी रखने के लिए प्रतिहारों ने किसके शासन के दौरान प्रमुखता प्राप्त की। तो ये थे नागभट्टा, ठीक है भाई। तो नागभट्टा फर्स्ट के टाइम में प्रतिहाराज ने, गुजर प्रतिहाराज, तो यही थे इसके जो है गुजर प्रतिहाराज के, गुर्जरा प्रतिहारा। तो फाउंडर नागभट्टा प्रथम था, ठीक है। और ये इधर थी नॉर्थ वेस्ट में गुजरात की तरफ, ये जो डायनेस्टी थी गुर्जर प्रतिहारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्का किसका था भाई, कुषाण डायनेस्टी का था। कुषाण डायनेस्टी 72 AD में, 72 AD में यहाँ पे क्या हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कुंडल वन जो कि है जम्मू कश्मीर में हुई थी ये, ठीक है। कुशानाज के टाइम में साका ईरा स्टार्ट करी थी इसी ने, साका ईरा। इतना आपको ध्यान रखना है कनिष्क के बारे में। और नागभट्टा 1 प्रतिहारा से एसोसिएटेड है, ऐसे आपको रूलर पूछ लेगा और डायनेस्टी दे देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75, इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 5 मार्क द बर्थ ऑफ। तो भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस के को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उसमें जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये टीचर्स डे, ठीक है भाई। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और देखिए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में 2 चीज़ें आप याद रखेंगे, त्रिपुरी और हरिपुरा सेशन, हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन,
ठीक है, 2 बार कांग्रेस को इन्होंने लीड किया है, प्रेसिडेंट रहे हैं हरिपुरा सेशन 1938 में और त्रिपुरी सेशन 1939 में। यहाँ पे इन्होंने बीच में रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंटशिप से, गांधी जी और इनके बीच में मतभेद हो गए थे तो इसलिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है स्टैचू है 182 मीटर का, जो कि है गुजरात में और जो कि है नर्मदा रिवर पर और सरदार सरोवर डैम पर। ठीक है, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट स्टैचू है ये। और इन्होंने एक बार कांग्रेस का सेशन जो है हेड किया था, प्रेसिडेंट रहे थे। तो आप मुझे बताएंगे कि किस सेशन में ये प्रेसिडेंट रहे थे आईएनसी के। ठीक है, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे टॉप 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आप बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस यू डिड राइट। तो कितने क्वेश्चन सही करें हैं 75 में से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। और क्लास आपको कैसी लगी, क्लास इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ये आप मुझे बताइए। अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, इतना आप ध्यान रखें भाई। ठीक है, और शिफ्ट वाइज आपको अगर देखना है तो शिफ्ट वाइज मैंने सारी शिफ्टों के डाल रखे हैं, 4-5 और बच रहे हैं बस जो है सेट। बाकी मैंने 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ था वो सारे करा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दें ज़रूर। आपकी फ़ीडबैक ही हमें देखिए मोटिवेट करती है। ठीक है, हमारा मोटिवेशन आप हैं, आपकी फ़ीडबैक है भाई। तो टाइम कम है ना, तो 2x की स्पीड पे देख लें। मैं तो नहीं कहता आप नॉर्मल स्पीड पे देख, 2x की स्पीड पे देखिए आप। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।